पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर अब तक 4 जंगें हो चुकी हैं, जिनमें सबसे पहले 1947, 1965, 71 और 1999 की जंगें शामिल हैं। 80 साल से ज़ायद का वक्त हो चुका है, लेकिन मसला कश्मीर आज तक ना हल शुदा मसला है। एक ऐसी वादी जिसे दुनिया जन्नत नज़ीर वादी कहती है, वहाँ के लोगों ने आज तक कभी सुकून का सांस नहीं लिया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये मसला कभी हल हो पाएगा या कश्मीर पाकिस्तान का कभी हिस्सा बन पाएगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं। मसला कश्मीर को समझने से पहले आइए थोड़ी सी कश्मीर की तारीख देखते हैं। 1586 से लेकर 1751 तक कश्मीर में मुग़ल हुक्मरानों की बादशाही रही। इसके बाद 1751 और 52 के दरमियान अफ़गानिस्तान से आए हुए अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी ने मुग़ल बादशाहों को शिकस्त देकर कश्मीर पर अपना राज कायम कर लिया। हिंदुस्तान और कश्मीर पर कब्ज़ा करने के बाद अहमद शाह अब्दाली ने कई जंगें लड़ी और कई इलाकों को फतह किया। अहमद शाह दुरानी के काफ़िले जब हिंदुस्तान पर हमला करके वापस अफ़गानिस्तान जाते तो रास्ते में पंजाब में मौजूद सिख इन काफ़िलों पर गोरीला अटैक करते, यानी छुप कर इन काफ़िलों पर हमला करते। अहमद शाह अब्दाली को जब ये बात पता चली कि सिखों ने इसके काफ़िलों पर हमला किया है, तो उसने अमृतसर में मौजूद हरमंदर साहिब यानी सिखों के गोल्डन टेम्पल या मुक़द्दस मकाम को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। जब ये बात सिखों को मालूम हुई तो सिखों में बगावत ने जन्म लिया और सिखों ने मिलकर अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत के खिलाफ मुहिम शुरू की और अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज के खिलाफ कई जंगें लड़ी, जिनमें सबसे पहले बैटल ऑफ लाहौर, बैटल ऑफ सरहंद और पानीपत की जंगें मशहूर हैं। इसके बाद सिख मज़ीद मजबूत हो गए और उन्होंने अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को शदीद नुकसान पहुँचाया। कश्मीर में शोपियाँ के मकाम पर बैटल ऑफ शोपियाँ में सिखों के जर्नैल खड़क सिंह ने भी हिस्सा लिया, जिसने अहमद शाह अब्दाली की फ़ौज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। अहमद शाह अब्दाली की हुकूमत को इंडिया और कश्मीर से बिल्कुल ख़त्म कर दिया और सिखों ने पूरे कश्मीर पर कब्ज़ा भी कर लिया। अहमद शाह अब्दाली के बाद कश्मीर पर सिखों की हुकूमत कायम हो गई, जो तकरीबन 27 साल तक रही। सिखों का पहला हुक्मरान दीवान चंद था, जिसने कश्मीर पर हुकूमत की। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की कई रियासतों को फतह करने के साथ कश्मीर को भी फतह कर लिया और कश्मीर में सिखों की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। इसके बाद 1846 में ट्रीटी ऑफ अमृतसर में अंग्रेज़ों ने कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को रियासत कश्मीर 75 लाख रुपयों में बेच दी। ये सौदा कश्मीर की सरजमीन का नहीं था, बल्कि कश्मीर के आम लोगों का था। डोगरा राज में सबसे पहले कश्मीर पर गुलाब सिंह ने हुकूमत की, जिसमें उसने अवाम पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म और ज़्यादती की। डोगरा राज की कश्मीर में तकरीबन 100 साल तक हुकूमत रही, जिसमें उन्होंने आम लोगों पर बहुत ज़्यादा जुल्म किए। जुल्म की इंतहा ये थी कि कश्मीरी लोग अपनी ही ज़मीन का किराया डोगरा राजों को देते थे। एक आम कश्मीरी अपनी आमदन में से 75% हुकूमत को अदा करता था। गुलाब सिंह के बाद कश्मीर में हरी सिंह की हुकूमत आई। हरी सिंह ने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की, लेकिन मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा बदतरीन सलूक किया। डोगरा राज से ही कश्मीरी मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की दास्तान तकरीबन 100 साल तक चलती रही। इसके बाद 1947 में जब ब्रिटिश रूल ख़त्म हुआ और ब्रिटिश इंडिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान तकसीम हो गया, तो इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के मुताबिक वो इलाके जिनमें मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उनको पाकिस्तान में शामिल होना था, और वो इलाके जिनमें हिंदुओं की आबादी ज़्यादा थी उनको हिंदुस्तान के साथ शामिल होने का कहा गया। और जो आज़ाद रियासतें थीं उनको ये हक हासिल था कि वो अपनी मर्ज़ी से चाहें तो किसी भी मुल्क के साथ इल्हाक कर सकते हैं, और अगर वो चाहें तो वो आज़ाद भी रह सकते हैं। 1947 में आज़ादी के वक़्त ब्रिटिश इंडिया में टोटल 565 रियासतें थीं, जिनमें एरिया के लिहाज से सबसे बड़ी रियासत कश्मीर थी। रियासत कश्मीर का राजा तो गैर मुस्लिम था, यानी हरी सिंह, लेकिन वहाँ की आवाम ज़्यादातर मुसलमान थी। वादी कश्मीर जो आज हिंदुस्तान के पास है, 1947 में वहाँ 94% मुस्लिम थे, जबकि बकाया 5 या 6% गैर मुस्लिमों की आबादी थी। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट के मुताबिक हरी सिंह स्टैंड स्टिल मुआहिदे पर कायम रहना चाहता था, यानी वो आज़ाद रहना चाहता था। इसकी वजह से उसने भारत और पाकिस्तान के साथ मुआहिदा भी किया, जिस पर पाकिस्तान ने तो साइन किए, लेकिन भारत ने उस मुआहिदे पर साइन नहीं किए।
क्योंकि भारत के प्राइम मिनिस्टर नेहरू का आबाओ अजदाद का इलाका कश्मीर था। कश्मीर एक बहुत बड़ी रियासत थी, इसलिए हिंदुस्तान ये चाहता था कि वो कश्मीर को अपने साथ शामिल कर लें। नेहरू ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की और अंग्रेज़ों के साथ दोस्ती की बिना पर वो इसमें कामयाब भी हो गया। गांधी भी कई दिन तक कश्मीर में रहा और हरि सिंह को मनाने की कोशिश करता रहा। हरि सिंह तो आज़ाद रहना चाहता था, लेकिन वहाँ के लोग पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। हरि सिंह के फैसले को देखकर कश्मीर के मुसलमान सड़कों पर आ गए और उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया। जब हरि सिंह को ये पता चला तो उसने अपनी फ़ौज को हर हद पार करने की इजाज़त दे दी। 25 लाख मुसलमानों की आबादी में से 2 लाख कश्मीरी मुसलमानों को कत्ल कर दिया। जब ये बात पाकिस्तान के मुसलमानों को पता चली तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी ये फैसला किया कि वो अपने कश्मीरी भाइयों को आज़ाद करवाने में उनकी मदद करेंगे। पाकिस्तान के कबायली इलाकों से पश्तून 200 या 300 ट्रकों में कश्मीर की तरफ गए, जिन्होंने डोगरा फ़ौज के ख़िलाफ़ मुज़ाहिमत की और अपने कश्मीरी भाइयों की मदद की। जब हरि सिंह को ये पता चला कि कबायली पश्तून कश्मीर में आ चुके हैं और वो बदतरीन शिकस्त दे रहे हैं डोगरा फ़ौज को, तो वो डर कर कश्मीर छोड़ गया और इंडिया के साथ जाकर मिल गया। इसी दौरान गुरदासपुर का एक इलाका जहां मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, उस इलाके को नेहरू की कोशिश के साथ रेड क्लिफ अवार्ड में हिंदुस्तान को दे दिया गया। गुरदासपुर का इलाका वो वाहिद इलाका था जो भारत को कश्मीर के साथ ज़मीनी राब्ता मुंसलिक करवाता था। जब गुरदासपुर का इलाका हिंदुस्तान को दे दिया गया तो हिंदुस्तान के लिए कश्मीर में जाना और अपनी फ़ौज को वहाँ भेजना बिल्कुल आसान हो गया। 22 अक्टूबर 1947 को कबायली पश्तून कश्मीर में गए और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इल्हाक कर लिया और मुआहदे पर साइन भी कर दिए। 27 अक्टूबर को ही भारत ने कश्मीर में फ़ौज भेजने का फैसला किया और इधर से पाकिस्तान ने भी भारत की मुज़ाहिमत करने के लिए फ़ौज भेजी और इसी दौरान पाकिस्तान और भारत की पहली जंग की शुरुआत होती है, जो कि 1947 और 1948 में लड़ी गई। इस जंग के बाद मसला कश्मीर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में गया, जहां पर यह करारदाद पेश की गई कि दोनों ममालिक अपनी अपनी फ़ौजें वापस बुलाएं और कश्मीर में एक प्लेबिसाइट हो, यानी एक ऐसा इलेक्शन हो जहां पर कश्मीर के लोग खुद अपनी किस्मत का फैसला कर सकें और वो खुद ये फैसला कर सकें कि वो किसके साथ इल्हाक करना चाहते हैं या वो आज़ाद रहना चाहते हैं। कई करारदादें पेश हुई। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जानिब से भी बार बार ये कहा गया कि दोनों ममालिक अपनी फ़ौज को वापस बुलाएं, लेकिन इंडिया ने कभी भी इस बात को खातिर में न लाया और हमेशा कश्मीर को अपने कब्ज़े में करने के लिए और ज़्यादा इक़दाम किए। 1947 की जंग के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर का मगरबी इलाका हासिल किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल हैं, और जबकि भारत ने लद्दाख, जम्मू और श्रीनगर का इलाका हासिल किया। इस सब के अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 370, जिसमें कश्मीर की एक खसूसी हैसियत थी और कश्मीर का एक स्पेशल ऑटोनोमस स्टेटस था, यानी रियासत कश्मीर की कानून इसाज असम्बली खुद अपने कानून बना सकती थी और खुद उनको लागू कर सकती थी, और जबकि भारत दिफा, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स के हवाले से ही कानून लागू कर सकता था। इस आर्टिकल में ये वाज़ह था कि वादी कश्मीर के लोग ही इस ज़मीन को ख़रीद सकते थे, लेकिन 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 370A को ख़त्म कर दिया गया। गैर मकामी लोगों को वादी कश्मीर की ज़मीन बेच दी गई और वहाँ पर गैर मकामी लोगों को आबाद होने की इजाज़त दे दी और वहाँ पर मुसलमानों की आबादी को कम करने के लिए कोशिशें की गई। इस आर्टिकल के ख़त्म होने के बाद कश्मीर के मुसलमानों ने बहुत ज़्यादा एहतजाज किए, जिसके बाद कई मुस्लिम रहनुमाओं को कैद कर दिया गया और कई हज़ार लोगों को शहीद भी कर दिया गया। पाकिस्तान और भारत ने हमेशा ये कोशिश की कि वो वादी कश्मीर को अपने साथ मिला लें, लेकिन वादी कश्मीर के लोगों से कभी ये ना पूछा गया कि आखिर वो किसके साथ रहना चाहते हैं। कई करारदादें भी पेश हुईं, लेकिन उनका कोई हल ना निकला और कई दहाइयों तक कश्मीरी लोग जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं, लेकिन इस मसले का कभी हल ना निकला। अब आप कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि क्या वादी कश्मीर कभी आज़ादी हासिल कर पाएगी या कश्मीर कभी पाकिस्तान का हिस्सा बन पाएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम साबित हो सकती है।